2026 में इंडिया की इकोनॉमी ना काफ़ी कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स दिखा रही है। एक साइड पे आरबीआई कहता है कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट है, माने कि जो लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड है हमारे बैंकिंग सिस्टम्स में, वो रेट 67 पे आ गया है। ये 2021 से एक 24.3% का जंप है और इसका ये मतलब है कि 55 करोड़ से ऊपर लोग अभी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम्स में इंक्लूडेड है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा ऑब्वियसली ये है कि जो बैंक के जो सारे स्कीम्स हैं, लोन्स हैं, पैसों की जो सिक्योरिटी है, वो सब उनके हाथ में आ गया है। लेकिन जब हम दूसरी साइड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो गिरते ही जा रही है। इनफैक्ट फैमिलीज का हाउस होल्ड सेविंग 5.6% ऑफ आवर जीडीपी है, जो 50 सालों में सबसे लोएस्ट नंबर है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 10 साल पीछे भी जाओगे तो ये नंबर 34% के आसपास था। अभी क्या हो रहा है ना, फैमिलीज बहुत ज़्यादा खर्चे कर रही हैं और इस वजह से उनकी सेविंग पावर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। अब जैसा कि आप जानते हो, हमारी ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स सब कुछ डिटर्मिन करते हैं। आपके स्कूल में जो रिजल्ट्स आए, आपके कॉलेज में जो हरकतें होती थी और आपका पहला जॉब अगर सक्सेसफुल पॉजिटिव एक्सपीरियंस था या नहीं, ये सब आपके हैबिट्स पे ही डिपेंड करता है। और उसी तरह आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप पैसों को ट्रीट कैसे करते हो, आपके पैसों के साथ रिलेटेड हैबिट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम वही 7 हैबिट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से एक होना चाहते हो जिनके हाउस होल्ड सेविंग्स एकदम कम हो गए, या आप उन लोगों में से होना चाहते हो जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जिनकी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, जिनको रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना पड़ता, और हाँ, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप आराम से खरीद सकते हो। लेट्स गो थ्रू ऑल द 7 हैबिट्स। मेरा नाम है काजोली एंड वेलकम बैक टू पैसा सीखो। बैड हैबिट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड और BNPL ऐप्स को डेली स्पेंडिंग के लिए यूज करना। काफी लोगों का ना माइंडसेट क्रेडिट कार्ड से लेके चेंज हो गया है। एक ज़माना होता था जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे क्रेडिट कार्ड मत लो, क्रेडिट कार्ड से दूर भागो, क्रेडिट कार्ड से डरो। लेकिन अब वो सारा माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड को ना ऐसे देखते हैं कि वो उनकी सैलरी के ऊपर एक बोनस है। ये भी एक गलत माइंडसेट है। अब हमें क्रेडिट कार्ड को ईवल नहीं मानना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है, लेकिन हमें उसे सही तरीके में इस्तेमाल करना है। पता है प्रॉब्लम क्या होगी है कि बहुत सारे लोग अब क्रेडिट कार्ड को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 2015 में 21 मिलियन क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में थे और 2025 तक आते आते ये नंबर बन गया 111 मिलियन। उसी टाइम पे ये जो टोटल डेट था इन कार्ड्स पे वो 30,500 करोड़ के अराउंड से लेके 2.88 लाख करोड़ तक पहुंच गया। जो एवरेज पर्सन है उसकी कार्ड की डेट अराउंड 25,000 की होती है। और हाँ, सिर्फ 10 साल पहले ये डेट अमाउंट 1600 रुपीज होता था। तो आप ही सोचो कितना बड़ा जंप है ये। अब हर चीज़ को तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 1600 और 25,000 में जितना अंतर है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सक्यूज से जनरली कवर नहीं होता है। अब ये चीज़ हमें समझनी है कि ये जो डेट की प्रॉब्लम है ये क्यों बढ़ रही है। क्रेडिट कार्ड पे हमने एक बहुत बड़ा वीडियो किया हुआ है कि उसको लोग किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको इधर छोटे से ब्रीफ से स्टाइल में बता देती हूँ। बेसिकली अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक ही बार में पे नहीं करोगे तो आपको डे 1 से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़ेंगे और इस वजह से आप डेट के एक चक्रव्यूह में फंस सकते हो। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के सही तरीके जानने के लिए वो वाला बड़ा वीडियो जो है हमारे चैनल पे है, उसको आप आराम से देख सकते हो। पर पहले इस वाले वीडियो को ख़त्म कर लो। अभी इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रहा है वो आपको दिखा रहा है कि जो हमारे जो मेजर क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं उनकी मंथली इंटरेस्ट रेट और एनुअल परसेंटेज रेट कितनी होती है। और आप देख ही रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये जो सारा डेट का स्ट्रेस है वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, वो एक्चुअली बैंक्स के ऊपर भी है। 2025 में 2.3% क्रेडिट कार्ड्स कम्प्लीटली अनपेड थे और इसका ये मतलब है कि जो टोटल डेट था वो 6,742 करोड़ था।
कुछ पब्लिक बैंक्स में अनपेड डेट रेट 12 से लेके 18% पे भी था, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का उतना बुरा हाल नहीं था, उनका 2% के आसपास था। इतने सारे लोग अपने पेमेंट्स पे फॉल बिहाइंड कर रहे थे कि जो टोटल डेट था वो 42% तक हाई हो चुका था। दूसरी साइड पे बाय नाउ पे लेटर एप्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इन एप्स के 40% यूजर्स आप जैसे जेनजी लोग ही हो। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप BNPL एप्स यूज़ कर रहे हो, यूज़ करो, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, टाइम पे पैसे दो, तो जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि डेटा दिखाता है कि 34 से लेके 41% लोगों ने अपनी पेमेंट्स एटलीस्ट एक बार तो मिस करी ही है। और उसका ये मतलब है कि आप उन चीज़ों में पैसे खर्च रहे हो जिसको आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे हाँ इसलिए तो मैं BNPL ऐप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये क्या लॉजिक है? बट लॉजिक है, आप BNPL ऐप तब यूज़ करो जब आपको ये पता है कि आप उसकी जो पेमेंट है, रीपेमेंट, उसको अफोर्ड कर सकते हो। जब आपको पता है कि हाँ महीने में बाद में मेरे पास पैसे आने वाले हैं, मैं फ्रीलांसिंग करने वाला हूँ या पापा शायद मुझे पॉकेट मनी देने वाले हैं, जो भी रीज़न है, जब आपके पास वो पैसे आने वाले हैं तभी आप वो खर्चे उठाओ। जब आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमारे चैनल पे एक काफ़ी लॉन्ग वीडियो है जो आपको बताता है कि BNPL ऐप्स आपको कैसे ट्रिक करते हैं, तो कोई भी BNPL ऐप लेने से पहले उसको ज़रूर देख लेना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम BNPL के अगेंस्ट है। हमारे चैनल पे एक और वीडियो है, वो है बेस्ट BNPL ऐप्स के बारे में, उसको भी देख लेना क्योंकि उसमें फीचर्स को कंपेयर किया है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आप चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, चाहे BNPL ऐप्स यूज़ कर रहे हो, वो आपको सोच समझ के ही करना है। कोई भी चीज़ गलत हाथों में एक मिस्टेक हो सकती है और सही इस्तेमाल के साथ वही चीज़ आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो हमेशा सीख के ही करो, आधे ज्ञान के साथ कुछ मत करना। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड हैबिट पे। सेकेंड हैबिट है स्पेंडिंग वेरी इजीली विद डिजिटल पेमेंट्स। क्या आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि पैसे खर्चने में चुभ रहे थे, कि उन्होंने पैसे खर्चे और उनको वो थोड़ा सा चुभा? शायद अगर आप जेनजी हो, शायद आपने ये वाला फ्रेज सुना ही नहीं होगा क्योंकि आप फिजिकल मनी यूज़ ही नहीं करते हो। जब हम स्टोर जाते थे और फिजिकल मनी यूज़ करते थे तो हमें ये एहसास होता था कि हम अपने पैसों से पार्ट कर रहे हैं। हम अपने पैसों की गट्ठी में से एक दो नोट्स निकाल के आगे देते थे और हमें लगता था हाय पैसे कम हो गए। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स इतने फ्रिक्शनलेस हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स पूरे इंडिया में अडॉप्ट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंसी मॉल्स एंड फैंसी रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहे हैं। आपके नेबरहुड में जो सब्जी वाले भैया भी आते हैं उनके पास भी QR कार्ड है, आपके गार्बेज भैया के पास भी QR कार्ड है, आपके चाय के टपरी के पास भी QR कार्ड है। तो आपको पता है कि हर छोटे चीज़ के लिए आप अपना UPI ऐप निकाल सकते हो, जल्दी से पे कर सकते हो और वहाँ से जा सकते हो। और क्योंकि आपके पास वो फिजिकल पैसे आपके वॉलेट में नहीं है, आपको ना वो बार बार रिमाइंडर नहीं आता कि अच्छा मेरे पास सिर्फ 500 रुपये बचे हैं या मेरे पास सिर्फ 400 रुपये बचे हैं। आपको लगता है हाँ सैलरी अभी तो आई थी, बची हुई है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से भी लोगों की ना बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। 2017 में UPI ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 करोड़ थे। 2025 आते आते ये 24,000 करोड़ हो चुके हैं। तो आप सोचो कितने सारे लोग UPI को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट डेटा हमें ये दिखाता है कि 2025 में 85% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन सारे UPI के थ्रू ही हुए और इन वन डे 65 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते थे। इनफैक्ट स्क्रीन पे देखो कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसका जो शेयर ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है। आपको दिख ही रहा है कि UPI सबसे आगे है, नेफ्ट, RTGS, PPIS ये सब नीचे आ गए हैं क्योंकि ये उतने भी आसान नहीं है यूज़ करने को। बिग बिजनेसेस अभी भी RTGS तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो शॉपिंग होती है, जो चीज़ें कंज्यूमर्स को चाहिए होते हैं कि आप दुकान में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ खरीदो, वो सब को UPI ही डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे भी आप जैसे जेनजी लोग ही इस ट्रेंड को डोमिनेट कर रहे हो क्योंकि कम ऑन, जो आपको एक्सपीरियंसेस पसंद है, जो आपको लग्जरी पसंद है, उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये सब UPI के साथ ज़्यादा आसान हो जाता है और जैसे मैंने बोला पैसों की चुभन भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितना खर्च रहे हैं। हैबिट नंबर 3 है स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करना। अब जिससे पहले आप बोलो अरे ये तो इन्वेस्टमेंट चैनल है, तुम स्टॉक मार्केट को गलत कैसे कह रहे हो, मैं स्टॉक मार्केट को गलत नहीं कह रही हूँ।
स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, प्रोवाइडेड आप उस ऑप्शन को समझो और आप प्रोफेशनल्स के साथ ही करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो एरे गहरे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के बोल रहे हैं कि अच्छा इसने बोला ये स्टॉक खरीद लो, उसने बोला वो स्टॉक खरीद लो, चलो हम स्टॉक में पैसे डाल देते हैं, और फिर उनके पैसे डूब जाते हैं। अभी हाल ही में ना सेबी ने 7 लोगों का एक ग्रुप था, उनको पकड़ा क्योंकि वो एक पंप एंड डंप स्कीम चला रहे थे। वो लोग अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि ये वाला स्टॉक बढ़ने वाला है, ये वाला स्टॉक बढ़ने वाला है, और उन्होंने ना पहले से ही छुपके से उस स्टॉक में पैसे लगाए हुए होते थे। फिर जब उनके फॉलोअर्स जाके वो स्टॉक को खरीदते थे तो ऑब्वियसली स्टॉक का दाम बढ़ जाता था, क्योंकि मतलब सडनली डिमांड बढ़ रही है। जैसे ही दाम बढ़ता था वो लोग अपना पैसा निकाल देते थे प्रॉफिट पे, और फिर जो बाकी लोग बचे हुए होते थे उनका लॉस ही लॉस होता था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करो, प्रोफेशनल्स के साथ करो, स्टॉक ब्रोकर्स के साथ करो, इन्फ्लुएंसर्स को देख के बिल्कुल मत करो। हमारे चैनल पे हम कभी भी स्टॉक एडवाइस नहीं देते हैं क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन एक और पॉइंट पे आते हैं। सेबी की एक 2024 की स्टडी थी जिसने दिखाया था कि 93% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स ने अपना पैसा 2022 से लेके 2024 में स्टॉक मार्केट में लूज कर दिया था। उनका जो कलेक्टिव लॉसेस थे वो 1.8 लाख करोड़ से ऊपर थे। स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रहा है वो सेबी के स्टडी की फाइंडिंग्स दिखा रहा है, और अब देखो कि कितना सारा पैसा लॉस हो गया। एक एवरेज पर्सन का कम से कम 2 लाख रुपए लॉस हुए, टॉप 3% लोगों की तो 28 लाख रुपीस लॉस हुए। सेबी के हिसाब से ये जो ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ में कर रहे थे उनकी फैमिलीज 5 लाख पर एनम से कम कमाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग वल्नरेबल होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे पास पैसे नहीं है, वो ही सबसे आसानी से इन्हीं ट्रैप्स में आ जाते हैं। क्योंकि उनको बताना ना, उनको ट्रिक करना, उनको फूल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने गाड़ियों के सामने खड़े होकर फ़ोटो डाल देंगे, गाड़ी उनकी होगी भी नहीं, रेंट पे होएगी, किसी रैंडम पर्सन के बंगले के बाहर जाके खड़े होकर फ़ोटो खींचे और फिर बोल रहे हैं कि तुम्हें भी अगर रिच होना है तो फिर ये स्टॉक ले लो। और जो बेचारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ ये तो मेरी तरह दिखता है, ये तो मेरी बैकग्राउंड से है, इसको देखो इसने कितने पैसे कमा लिए, चल मैं भी कर लेता हूँ, उनकी सारे फैमिली के जो सारे सेविंग्स होते हैं वो डूब जाते हैं। और ये एक काफ़ी ख़राब मनी हैबिट है जिस आपको अवॉइड करना है। मनी हैबिट नंबर 4 है इंश्योरेंस पे ध्यान ना देना। आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये आपके सेविंग्स में से ही पैसे निकालेगा फ्यूचर में। मान लो आपने 20,000 रुपये जोड़ के रखे हैं और आप ही को पता है कि कितने मुश्किल से जोड़े होंगे, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि आप बीमार हो गए, डेंगू हो गया, कुछ हो गया, रैंडम चीज़ें तो होती ही रहती हैं। 20,000 रुपये आपके सीधा गए और पता चला कि बिल तो 20,000 से कहीं ज़्यादा था। इंडिया में हॉस्पिटल कॉस्ट्स 10 से लेके 14% हर साल राइज कर रहे हैं, और इसका ये मतलब है कि अगर आप आज भी प्लानिंग करके जाओ कि चलो मैं इमरजेंसी फंड बना लूँगा, इतने पैसे डाल दूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका वो रैंडम इमरजेंसी फंड आपको एक्चुअली हेल्प करे। इनफैक्ट जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो ज़्यादा हेल्पफुल होएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ों को कवर करता है, वो रूम रेंट को कवर करता है, वो बीमारियों को कवर करता है, कुछ इंश्योरेंसेस सर्टन दवाइयों को कवर करते हैं। क्रिटिकल इंश्योरेंस का राइडर लोगे तो जो जैसे 37 या 33 क्रिटिकल इलनेसेस जो होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग नंबर होता है, उन सब का आपको कवरेज मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने को। इनफैक्ट जैसे ही आपका पहला जॉब आता है आपको सबसे पहले ना अपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप अपने फैमिली के सोल ब्रेडविनर हो, आपके घर में और कोई नहीं कमाता है या सिर्फ पापा कमाते हैं, मम्मी नहीं कमाती, आपकी सिस्टर नहीं कमाते हैं या और कोई है नहीं, आपको तो पता ही है पैसों की ज़रूरत क्या ही होती है। लाइफ इंश्योरेंस ये मेक श्योर करता है कि अगर आप नहीं हो, आपके फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिर जाएगा, वो एक्चुअली सेफ एंड सिक्योर रहेंगे क्योंकि उनके पास कुछ पैसे तो ज़रूर होंगे। तो इंश्योरेंस को ना कभी बोरिंग, कभी लो प्रायोरिटी मत समझ के चलो, ये एक्चुअली एक बहुत हाई प्रायोरिटी चीज़ है। हैबिट नंबर 5 है इमरजेंसी फंड ना होना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडिया के जो सेविंग्स हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स, वो 5.6% ऑफ GDP पे आ गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लो है।
अभी आपने इंश्योरेंस की बात करी जो कुछ इमरजेंसीज के टाइम पे काम आता है, लेकिन हर इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस काफ़ी नहीं होता है। मान लो आपके घर एसी खराब हो गया, और एसी इस तरह से खराब हो गया है कि आपको नया लेना पड़ रहा है, और नया एसी 30,000 रुपये का है। कहाँ से आएंगे पैसे? बेसिकली ना, या ऐसे भी मान लो कि जॉब चलेगी, आपको तो पता ही है आजकल इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं कि कोई भी सेफ नहीं फील कर रहा है आजकल। फिर आप पैसों के लिए क्या करोगे? आपका घर कैसे चलेगा? चाहे आप पीजी में अकेले रह रहे हो, खाने पीने के लिए, पीजी के रेंट के लिए तो पैसे देने ही होंगे ना। तो इसीलिए आपको अपने सैलरी का 3 to 6 मंथ्स का वर्थ जो है वो एक सेविंग्स अकाउंट में अलग से रखना है, उसको आपको टच नहीं करना है, आप अलग अकाउंट में ही रख लो। चाहे आप उसे एफडी में रखना चाहते हो वो भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि आपको कुछ तो इंटरेस्ट मिलते रहेगा और आप वो एफडी तोड़ोगे नहीं, तो उसको आराम से साइड में रख लो। अगर कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, एफडी तो बहुत आराम से लिक्विडेट हो जाती है, उसको आप बहुत आराम से तोड़ के यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आपको ये भी बोलूँगी कि इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ आपको करनी चाहिए। हैबिट नंबर 6 है ट्रेंड्स को फॉलो करना और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की सुनना। देखो, इन्फ्लुएंसर का काम है चीज़ें बेचना, तो इसीलिए जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो रोज़ एक नया ट्रेंड होता है। और मैं डांस ट्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कोई जूता ट्रेंडिंग है, कभी कोई ब्रांड ट्रेंडिंग है, कभी कोई बैग ट्रेंडिंग है। ये सब इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं कंपनी से कि वो आपको प्रोडक्ट बेचे, या उनको एफिलिएट के रूप में पैसे मिलता है, जिसका मतलब है कि आप जब भी खरीदोगे तो उनको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, या उनको एक फ्लैट आउट फी मिल जाता है कंपनी से कि भाई तू वीडियो बना, तेरे को मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, तेरी एंगेजमेंट अच्छी है, अब तू बस वीडियो बना लो, लोगों को बोल के ये वाला बैग खरीद लो, या ये वाले जूते खरीद लो, ये वाला नया फ़ोन ले लो। ये सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके पैसे ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो डिज़ायर्स है, आपके जो वांट्स हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में, और वो मतलब लाइफ का हिस्सा है। चीज़ें खरीदना लाइफ का हिस्सा है, इसमें कोई मॉरल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लाइंडली बार बार खरीदते रहना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ये है वो एरिया जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर एक फ़ोन ले रहे हो सिर्फ अपने नेबर को दिखाने के लिए कि हाय मेरे पास तो आईफोन प्रो है, या अगर आप नाइकी के जूते ले रहे हो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, उससे कुछ नहीं होएगा। ठीक है, लोग 2 दिन के लिए इम्प्रेस हो जाएंगे, पर फिर अपनी ज़िंदगी जीने सब आगे निकल जाते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कबर्ड के अंदर क्या है। अल्टीमेटली अगर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो है चीज़ जिसके बारे में आपको टेंशन लेनी चाहिए। ट्रेंड्स वगैरह बाद में भी हो जाएंगे और बहुत आराम से हो जाएंगे। हैबिट नंबर 7 है राइजिंग प्राइसेस को भूल जाना और अपनी लाइफ को गलत तरीके से प्लान करना। काफ़ी लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए अगर मैंने कमा लिया तो मेरी रिटायरमेंट सेट है, पर लोग ये भूल रहे हैं कि एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सेकेंडली लोगों की एवरेज एज अब 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है। तो इसका ये मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा देर के लिए जीना पड़ेगा, जिसका ये मतलब है कि आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। हमारे चैनल पे एक वीडियो है जो ये बताता है कि 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए क्यों इनफ नहीं है, और आपको एक्चुअली अपने रिटायरमेंट के लिए कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। हेल्थ की कॉस्ट जैसे मैंने आपको बोली थी 14% से ऊपर हो गई थी बीच में। एजुकेशन की कॉस्ट कुछ लोग बोल रहे हैं 20%, 30%, 40%, 50%, उससे भी ज़्यादा हो गया है। बेसिक नर्सरी एजुकेशन भी बहुत अनअफोर्डेबल हो गया है। तो आप अपने लाइफ में जो भी प्लान कर रहे हो, चाहे आपको बच्चे चाहिए, चाहे आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, किसी भी टाइप की लाइफस्टाइल चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कॉस्ट राइज कर रहे हैं और अपनी कैलकुलेशन करेक्ट करनी पड़ेगी। अभी के डेटा के हिसाब से मत करना, थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमेशा कैलकुलेट करो, और ज़रूरत से ज़्यादा सेव करोगे तो आप ही के लिए बेटर होएगा ना। ठीक है, अभी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आप सब कुछ सेविंग्स में डालोगे, शायद आप उतना फ़न नहीं कर पाओगे जितने आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आपके फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे होंगे 5-10 साल में ये बोलते हुए कि हाय घर कैसे चलाते हैं, EMI कितने हो गए, बच्चों का स्कूल कितना डिफ़िकल्ट है, आप ना चिल कर रहे होगे क्योंकि आपने अपनी लाइफ ठीक से प्लान करी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसका लाइक का बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि सिर्फ आप ही तरक्की की तरफ ना चलो, आपके दोस्त भी आपके साथ चले।
कमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट्स में ज़रूर पूछ लो, या अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और पैसा सीखो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।